Hello students, this is lecture number 2 on game theory। इससे पहले मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी सिखा दी गेम थ्योरी की इससे पहले वाले लेक्चर में, और साथ में सैडल पॉइंट कैसे निकालते हैं, स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल का क्या मीनिंग होता है, फेयर गेम का, वैल्यू ऑफ द गेम, इन सब का मीनिंग समझा दिया और उस पर क्वेश्चंस भी करा दिए। अब हम करेंगे रूल ऑफ डोमिनेंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल टू सॉल्व अ गेम। तो आज हम सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस या रूल ऑफ डोमिनेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, पहले तो ये थ्योरी समझ लीजिए कि रूल ऑफ डोमिनेंस है क्या, फिर इसको क्वेश्चन में लगाना सिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। देखो रूल 1 क्या है, इफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ रो, कोई सी भी एक रो ले लो, से ith रो of the payoff matrix are less than or equal to the corresponding elements of the other row, then the player A will never choose the ith strategy, delete the ith row। देखो इसका सिंपल मीनिंग समझ लो कि आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। इधर देख लो, मैं इंक चेंज कर दूं जरा, ये देखिए। देखो बच्चों, आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। ये इसकी रो नंबर 1 और ये इसकी रो नंबर 2, आप ले लीजिए ऐसे, ठीक है। अगर रो 1 के सारे एलिमेंट रो 2 के एलिमेंट से छोटे हैं, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंगली, जैसे 2 इज लेस देन 6, 4 इज लेस देन 8, मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से छोटा, सेकंड एलिमेंट सेकंड से छोटा है, तो आप ये प्लेयर ए का पे ऑफ मैट्रिक्स बना हुआ है, तो आपने क्या करना है, छोटी रो उसको डिलीट दी ith रो, जो रो छोटी है ना उसको छोड़ दीजिए। आपने क्या करना है, हमेशा बिगर रो को अपने पास रखना है। याद रखिए, रोज के अंदर बड़ी वाली रो को आपने अपने पास रखना है और छोटी रो को डिलीट कर देना, ठीक है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको पे ऑफ मैट्रिक्स मिला हुआ है और आप उस मैट्रिक्स की हर रो को देखिए, अगर आपको ऐसा लगे कि एक रो दूसरी रो से छोटी है, सारे एलिमेंट्स उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली छोटे हैं या बराबर है, बराबर में भी चलेगा, लेस देन और इक्वल टू है, जैसे इसमें जो मैंने लिखा हुआ है 2 इज लेस देन 6, 4 इज लेस देन 8, तो आपने क्या करना है, छोटी वाली रो को काट दीजिए, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसे काट दो, ठीक है। आप सिर्फ 6 और 8 अपने पास रखेंगे, 6 और 8 वाली रो रखेंगे, छोटी वाली रो को काट देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये होता है मेरा पहला रूल। ऐसे ही कॉलम्स में आ जाइए। अगर आपको लगे कि कोई कॉलम किसी कॉलम से छोटा रह गया, जैसे इसी में देख लो 2 इज लेस देन 4, 6 इज लेस देन 8, तो आपने क्या करना है, रो हमेशा बड़ी वाली अपने पास रखते हैं और कॉलम हमेशा छोटे वाला अपने पास रखते हैं। तो मैं 2, 6 वाले कॉलम को अपने पास बचा लूंगी और 4, 8 वाला कॉलम मैं काट दूंगी। ये मीनिंग होता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? दोबारा से सुन लीजिए, एक बारी कॉलम का सुन लीजिए। अगर इसमें मैंने देखा कि ये मेरा कॉलम नंबर C1, ये कॉलम नंबर C2, मैंने नाम दे दिए। आपने देखा कि C1 कॉलम इज लेस देन C2, क्यों छोटा है? देखो 2 लेस देन 4 है और 6 लेस देन 8 है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स छोटे होने चाहिए बेटा। अगर छोटा रह जाता है कोई कॉलम किसी से, तो कॉलम छोटे वाला तो बचा लो और बड़े वाले कॉलम को काट दो। रो हमेशा बड़ी वाली अपने पास रखनी है और कॉलम हमेशा छोटे वाला अपने पास रखते हैं, ठीक है। तो ये है रूल नंबर 2। देखो, इफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ कॉलम ऑफ द पे ऑफ मैट्रिक्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द अदर कॉलम, ठीक है, एक बड़ा है कॉलम और एक छोटा है, देन द प्लेयर विल नेवर चूज द rth स्ट्रेटजी। मतलब rth वाला मैंने कौन सा लिया, बड़ा कॉलम, तो बड़ा कॉलम कभी सिलेक्ट नहीं होगा, बड़े कॉलम को काट दीजिए, ठीक है। सिंपल बात याद रखिए बिल्कुल, कि बड़ी रो अपने पास रखनी है, छोटी वाली काट दो, ठीक है ना। बड़ी रो अपने पास रखिए और कॉलम हमेशा छोटे वाला अपने पास रखिए। क्लियर? चलिए अब आ जाइए रूल नंबर 3 पर। कई बार ऐसा हो जाता है, इफ अ रो इज डोमिनेटेड बाय मतलब वो बड़ी, मतलब कोई और उसके ऊपर डोमिनेट कर गया, मतलब कोई और उससे बड़ा हो गया, ठीक है, बाय द कन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर रोज। कन्वेक्स कॉम्बिनेशन का मीनिंग मैं आपको ना वैसे तो क्वेश्चन में ही ज्यादा अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। कई बार हमें देखने को मिलता है कि एक रो जो है ना, सपोज कर लो R1 रो जो है ना, वो R2 और R3 के कॉम्बिनेशन से बड़ी आ गई, ठीक है। तो हम एक इज डोमिनेटेड बाय, छोटी आ गई। R1 रो जो है R2 और R3 के कॉम्बिनेशन से छोटी आ गई, 2 रोज के, तो हम क्या करेंगे, हमें तो बड़ी रो अपने पास रखनी होती है, छोटी की हमें जरूरत नहीं होती, तो हम R1 रो को काट लेंगे, ठीक है, और R2 और R3 को अपने पास रख लेंगे। ऐसे ही कॉलम्स के अंदर होता है कि कई बार कॉलम जो आ जाए आपका, सपोज कर लो कॉलम 1 जो है वो बड़ा आ गया C2 और C3 से, C1 कॉलम बड़ा आ गया C2 और C3 से, ठीक है, C2 प्लस C3 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉलम हम हमेशा बड़े वाला काटते हैं,
क्योंकि छोटा अपने पास रखना ना, तो C1 कॉलम को काट दे। ठीक है, तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि कोई दो रोज या कोई दो कॉलम्स उनका कॉम्बिनेशन। ठीक है, और इस कॉम्बिनेशन पे क्या कंडीशन लगी हुई है मैं क्वेश्चन में बता दूंगी आपको। ठीक है, आपको लेना है लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। मैं बता दूंगी क्वेश्चन में कैसे लेना है। R1 प्लस R2 नहीं ले सकते, हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं बता दूंगी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये भी, ये कॉलम के लिए लिखा हुआ है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, ऊपर वाली टर्म उसके लिए लिखी हुई थी मैंने, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रोज के लिए। ठीक है, ये इसकी पूरा जो मैंने ऊपर आपको अभी तक समझाया ना, उसकी जो समरी है ना एक लाइन की, लेमन लैंग्वेज में जो याद करते हैं, वो यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो कीप द बिगर रो विद अस एंड द स्मॉलर कॉलम विद अस। ठीक है, ये हमेशा अपने पास रखने हैं, बाकी का हम काट देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। चलो क्वेश्चंस करते हैं। देखो बेटा, सॉल्व द गेम यूजिंग द रूल ऑफ डोमिनेंस, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो बेटे, अगर क्वेश्चन हो सॉल्व द गेम, रूल का नाम ना लिखा हो, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में यही देखा करो कि क्या सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो सैडल पॉइंट निकालो, वही वैल्यू ऑफ द गेम मिल जाएगा, वहीं से ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी मिल जाएगी और आंसर आ जाएगा, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि कैसे सैडल पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, अगर सैडल पॉइंट ना निकले तो फिर सेकंड स्ट्रैटेजी होती है रूल ऑफ डोमिनेंस की, फिर हम रूल ऑफ डोमिनेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लियरली कि यू हैव टू यूज द रूल ऑफ डोमिनेंस, तो अब चाहे इसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, अब आपको रूल ऑफ डोमिनेंस ही यूज करना है। ठीक है, तो देखो कैसे यूज करेंगे। आप क्या करो, मैं चेंज कर लेती हूँ, इसके लिए लिखो प्लेयर ए और इसके लिए लिख लो प्लेयर बी, अगर कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में। ठीक है, और इनके नाम दे दो। मैंने बताया था आप रोज को कोई भी नाम दे सकते हो, ऐसे ही कॉलम्स को नाम दे दिया C1 C2 C3। ठीक है, अब डोमिनेंस का रूल लगाने के लिए आप सबसे पहले ये देखो कि क्या कोई रो किसी रो से बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी क्या मतलब, बड़ी है उससे, बड़ी या बराबर, हर एक एलिमेंट होना चाहिए उसका। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू या जो भी है, मतलब खाली लेस हो तो भी चलेगा, लेस देन इक्वल टू हो वो भी चलेगा, दो एलिमेंट लेस आ जाए एक इक्वल टू आ जाए वो भी चलेगा। तो आप ध्यान से देखो, R3 जो है आपका वो R1 से बड़ा है। देखो 6 जो है ग्रेटर देन -1, 0 ग्रेटर देन -2, 12 ग्रेटर देन 8 है ना, ये R3 ग्रेटर देन R1 है ना। देख लो R3 का हर एलिमेंट R1 के हर एलिमेंट से बड़ा है कॉरेस्पॉन्डिंगली। कॉरेस्पॉन्डिंगली होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से कंपेयर करना है, सेकंड सेकंड से और थर्ड थर्ड से। तो आप देखो -1 से बड़ा है ये 6, -2 से बड़ा है ये 0, 8 से बड़ा है 12। तो हमने क्या लिखा कि मेरी रो 3 जो है वो ग्रेटर हो गई रो 1 से। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे पता है मेरे को अपने पास कौन रखना है, बड़ी वाली रो अपने पास रखनी है। तो हम क्या करेंगे, डिलीट किसको कर देंगे, डिलीट R1। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन में से जब R1 को डिलीट कर दूंगी तो मेरे पास कितना मैट्रिक्स बाकी रह जाएगा, R2 और R3 रह जाएंगे, C1 C2 C3। ठीक है ना, क्योंकि मैंने R1 को डिलीट कर दिया। तो 7 6 5 0 -1 और 12। अब मेरा क्वेश्चन इतना रह गया। ठीक है, डिलीट करने के बाद, R1 को डिलीट करने के बाद क्वेश्चन इतना रह गया। अब देखो क्या कोई R2 और R3 में कोई रिलेशन है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखो 6 से बड़ा 7 है, 0 से बड़ा 5 है, पर 12 से छोटा रह गया -1। तो R2 और R3 में तो कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो कॉलम साइड पे आ जाते हैं। कॉलम्स में देख लो बेटा, देखो 5 से बड़ा है 7 और 0 से बड़ा है 6, इसका मतलब कॉलम C1 इज ग्रेटर देन C2। ठीक है ना, और कॉलम कौन सा रखते हैं हम अपने पास, छोटे वाला कॉलम अपने पास रखना है। तो डिलीट किसको करना है, बड़े वाले कॉलम को डिलीट करना है। तो मैं किसको डिलीट कर दूंगी, C1 को। ठीक है, तो मैंने कॉलम C1 को डिलीट कर दिया। जब मैंने डिलीट किया C1 को तो मुझे क्या मिल गया, मैट्रिक्स 5 0 -1 और 12। अब मेरा मैट्रिक्स सिर्फ इतना रह गया, C2 C3 और R2 R3। ठीक है बेटा, R2 R3 आ गया। अब भी देखना है तो देख लो कि क्या कोई कॉलम किसी से बड़ा आ रहा है या कोई रो किसी से बड़ी आ रही है। तो आप देख रहे हो कि अब मेरा रूल ऑफ डोमिनेंस लगना बंद हो गया। ठीक है, तो आप एक बात ये भी याद रखना कि वंस यू गेट अ 2x2 मैट्रिक्स, इसको सॉल्व करने के मेरे पास अभी तरीके हैं और। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपना 3x3 मैट्रिक्स को रिड्यूस करके ले आए 2x2 मैट्रिक्स के अंदर, या हमें तो डोमिनेंस लगाना था, अगर और रिड्यूस हो रहा होता तो हम और करते। तो अब हमारा मैट्रिक्स इतना ही बच गया, इससे आगे रिड्यूस नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना सीखते हैं कि कैसे हम मिक्स्ड स्ट्रैटेजी निकालेंगे।
देखो बेटा, अगर सैडल पॉइंट क्वेश्चन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब प्योर स्ट्रैटेजीज अवेलेबल नहीं है। अब आपको मिक्स्ड स्ट्रैटेजी लेनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन आएगा दोनों स्ट्रैटेजीज का। तो मैंने इसका नाम R2 R3 और इसका C2 C3 रखा हुआ है। अब इसको नीचे उतार लीजिए, इस पर कैलकुलेशन करेंगे आप। देखो, हम प्लेयर ए के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं कि लेट प्लेयर ए पहली वाली R2 स्ट्रैटेजी ले रहा है प्रोबेबिलिटी x के साथ, तो 1 - x प्रोबेबिलिटी हो जाएगी थर्ड वाली स्ट्रैटेजी की, क्योंकि आपको पता है प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है, 1 होता है। तो अगर R2 उसने x प्रोबेबिलिटी से लिया है तो R3 कितने प्रोबेबिलिटी से लेगा, 1 - x से लेगा, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, लेट प्लेयर ए चूज स्ट्रैटेजी R2 with probability x and R3 with probability 1 - x, ठीक है बच्चों। अब देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है। और हमने ये ले लिया, लेट P2 हैज प्योर स्ट्रैटेजी, P2 प्योर स्ट्रैटेजी ले रहा है कौन सी प्रोबेबिलिटी के साथ, विद प्रोबेबिलिटी 1 0, ठीक है, विद प्रोबेबिलिटी 1 and 0। इसका मतलब इसकी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 1 और इसकी प्रोबेबिलिटी 0, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, EX1, E का मतलब होता है एक्सपेक्टेड पे ऑफ, ठीक है। ये x मैंने यूज किया विद प्रोबेबिलिटी x वाले के लिए, स्मॉल x आई, सॉरी, ठीक है। और ये y के लिए लिखा है, y की जो पहले वाली स्ट्रैटेजी है 1 वाली, उसके लिए लिखा है, ठीक है। ऐसे ही EX1 को हम डाल देंगे EX2 के बराबर, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट होगा, देखो EX1 EX2 कैसे कैलकुलेट होते हैं। देखो बेटा, एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय xij, ठीक है। और आपका यहाँ पे समेशन आ जाएगा ij, ठीक है। जो आपको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी को जो भी टर्म होती है आपकी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन निकल जाती है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे एक्सपेक्टेशन, बहुत आसानी से निकलेगी। देखो, x को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो क्या आया 5x, प्लस 1 - x को मल्टीप्लाई करो 0 से। हमेशा मैट्रिक्स के आगे लिख दिया करो पहले x 1 - x, फिर कभी गलती नहीं होगी। अब ऐसे ही सेकंड वाले का निकालो। देखो, x को मल्टीप्लाई करो, इस x को मल्टीप्लाई करो -1 से, तो x इंटू -1, प्लस 1 - x को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो 1 - x इंटू 12। मैं दोबारा सिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, हमने क्या लिया है, हमने कहा कि सपोज कर लीजिए मेरा प्लेयर ए जो है वो पहली ये R2 वाली स्ट्रैटेजी लेता है विद प्रोबेबिलिटी x और R3 स्ट्रैटेजी लेता है विद प्रोबेबिलिटी 1 - x, ठीक है। और मेरा जो दूसरे वाला प्लेयर है, यहाँ पे क्या लिखा है -1, सॉरी, जो दूसरे वाला प्लेयर है वो C2 और C3 उसके पास स्ट्रैटेजीज है। उसने एक बार इसको 1 0 ले लो और x2 निकालते समय इसको 0 और इसको 1 ले लेना, उसकी प्योर स्ट्रैटेजी ले ली, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा एक्सपेक्टेशन, हमें लिखना है फॉर्मूला EX1 = EX2। अब EX1 कैसे निकलेगा और EX2 कैसे निकलेगा। देखो, EX1 निकालना है ना, तो x और 1 - x से ये पहले वाला कॉलम मल्टीप्लाई कर दो। देखो, x इंटू 5 प्लस 1 - x इंटू 0, मेरी पेंसिल देखो बच्चे, x इंटू 5 प्लस 1 - x इंटू 0, ये निकल आया EX1। अब सेकंड कॉलम से निकालेंगे EX2, तो x इंटू -1 प्लस 1 - x इंटू 12, इसको सॉल्व कर लो। देखो क्या आएगा, 5x, इधर से आ गया -x प्लस 12 - 12x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सॉल्व करके, इधर आ गया -13x प्लस 12, ये है 5x, तो 5x प्लस 13x इक्वल टू 12, 18x, तो x की वैल्यू आ गई 12/80, तो 1 - x की वैल्यू क्या आ गई 6/80, ठीक है। इसको काटना है तो और काट सकते हो आप, नहीं तो इसी में छोड़ना है तो 3 4 = 12, 3 6 = 18, 2 2 = 4, 2 3 = 6, ये आ गया 1/3। तो हम क्या लिखेंगे, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर ये कौन सा प्लेयर था, ए इज, देखो ऐसे ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। ए इसके पास कितनी थी, R1 था और R2 था और R3 था ना, तो R1 तो उसका कट गया था तो 0 आ गया, क्योंकि वो उसको तो लेगा ही नहीं।
अब ये R2 और R3 की प्रोबेबिलिटी x और 1 माइनस एक्स है ना बेटा, इधर देखो जहां मैंने पेन से, ये जहां मेरी पेंसिल है, R2 की x है और R3 की 1 माइनस एक्स है। तो पहले हम R2 लिखेंगे, R2 के लिए x लिखो, x के आंसर आया 2/3 और 1 माइनस एक्स के आंसर आया R3 का 1/3। इसका क्या मतलब हुआ कि ये R1 स्ट्रैटेजी को कभी नहीं खेलेगा, R2 स्ट्रैटेजी ये प्रोबेबिलिटी 2/3 से लेगा और R3 स्ट्रैटेजी लेगा ये 1/3 से। तो इसकी ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी जो आई है वो मिक्स्ड स्ट्रैटेजीज आई हैं। R2 और R3 का कितना कितना प्रोपोर्शन आया, उसका 2/3 प्रोपोर्शन और उसका 1/3 प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, अब एक चीज और देखिए, अभी मुझे वैल्यू ऑफ द गेम भी निकालनी रह गई है। तो वैल्यू ऑफ द गेम क्या होती है इसके अंदर, v इक्वल टू EX1। हमने EX1 और EX2 दोनों बराबर लिए हैं, आपकी मर्जी है EX1 से निकालो या EX2 से। तो मेरा EX1 क्या था, 5x प्लस 0 1 माइनस एक्स, यही था ऊपर। इसमें x की वैल्यू डाल दो, x क्या आया मेरा 2/3, तो मेरा आंसर आ गया 10/3। तो मैं क्या लिखूंगी, वैल्यू ऑफ द गेम फॉर a इज इक्वल टू 10/3। तो मेरा a के लिए तो गेम सॉल्व हो गया बेटा। a के लिए क्या हो गया, 10/3 इसकी वैल्यू ऑफ द गेम आ गई और ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है जहां मेरी पेंसिल है, ये मेरा आंसर आ गया a का। ठीक है बच्चों, अब मुझे b के लिए भी सॉल्व करना है क्योंकि b की ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी तो अभी आई नहीं है ना, अभी तो हमने b की प्योर मानी और a की मिक्स्ड मानी और आंसर निकाल लिया। अब इसका उल्टा करेंगे, क्या करना है, इस वाले गेम को, यही जहां पे मेरी पेंसिल है, इसको नीचे एक बारी दोबारा उतार लीजिए। ठीक है, क्योंकि b के लिए भी सॉल्व करना है अभी। तो अब मैंने इसको दोबारा उतार लिया, 5 0 -1 और 12। ठीक है, अब b के लिए सॉल्व करना है ना, तो b के लिए प्रोबेबिलिटी ले लो C1, ये मेरा C2 था, ये C3 था, ये R2 था, ये R3 था, कि लेट प्लेयर B chooses C2 strategy with probability Y and C3 chooses C3 and chooses C3 strategy with probability 1 minus y। ठीक है, अब इसके अंदर क्या निकालेंगे, E1y इज इक्वल टू E2y, क्योंकि अब मैं y का आंसर निकाल रही हूं। ठीक है, 1 मतलब ये फर्स्ट रो आ गई इसकी और ये 2 मतलब सेकंड वाली स्ट्रैटेजी जो है इसकी वो आ गई। ठीक है, अब देखो ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरी पेंसिल है ना, 5 इंटू वाई प्लस 1 माइनस वाई इंटू -1। ठीक है, तो 5 इंटू वाई प्लस 1 माइनस वाई इंटू -1 इक्वल टू, ये देखो सेकंड वाली को करो 0 इंटू वाई और 12 इंटू 1 माइनस वाई, 0 इंटू वाई प्लस 12 इंटू 1 माइनस वाई। बच्चे एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय एलिमेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हैं। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 5y माइनस 1 माइनस माइनस प्लस आ गया, ये आ जाएगा 12 माइनस 12y। ठीक है, तो ये आ गया 6y प्लस 12y इक्वल टू 30। तो ये आ गया, ये y आ गया 13/18। ठीक है, अगर y 13/18 है तो 1 माइनस y क्या हो गया, 5/18। क्लियर, तो हम क्या लिखेंगे, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर b इक्वल टू, देखो बेटा C1 कैंसिल हो गया था तो 0, C2 की प्रोबेबिलिटी हमने ली थी y और C3 की ली थी 1 माइनस वाई, तो हमने वैल्यू डाल दी। ठीक है, तो ये आ गया मेरा C2 की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ द गेम क्या होगी, E1y निकाल लिया। ठीक है, E1y क्या है, 5y माइनस 6y माइनस 1। ठीक है, इसमें y की वैल्यू डाल दो 13/18 और तो ये क्या हो जाएगा 6, 13/3 माइनस 1। ठीक है, 13 में से 3, 10/3। तो एक्चुअल में उसकी 10/3 है तो इसकी माइनस 10/3 है, क्योंकि हमने क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली सॉल्व किया तो दोनों की बराबर आ गई है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द गेम फॉर बी आ जाएगी आपकी -10/3। ठीक है, हमने क्योंकि क्वेश्चन को वैसे सॉल्व कर दिया ना, तो इसलिए उसने 10/3 दे दिया। बट अगर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ए का आंसर दे रहे हैं, तो ए का 10/3 है तो बी का -10/3 है। ठीक है बच्चों, एक्सपेक्टेशन यहाँ से, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है तो प्रोबेबिलिटी ना, क्योंकि इसलिए वो यहाँ पे तो पॉजिटिव देगा, पर क्वेश्चन में जो मीनिंग है उसका एक्चुअल में वो क्या है कि अगर उसने 10/3 रुपीज जीते हैं तो उसने 10/3 रुपीज हारे। ठीक है,
तो ये मेरा, और आएंगी दोनों वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की बराबर आएगी 10/3। तो ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी बी की ये आ गई कि वो C2 स्ट्रैटेजी लेगा 13/18 की प्रोबेबिलिटी से, और C3 लेगा 5/18 से, और C1 को वो चूज ही नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आपका डोमिनेंस का। क्लियर है? तो आपको 2-3 क्वेश्चन और करा देती हूँ मैं डोमिनेंस के। ठीक, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें कन्वेक्स कॉम्बिनेशन यूज होगा। ये तो मैंने बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आपको करा दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व बाय डोमिनेंस। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 3 4 0 2 4 2 4 4 2 4 0 0 4 0 8। ठीक है बच्चों, ये मेरा क्वेश्चन गिरा है। ठीक, इंक चेंज कर लेती हूँ क्वेश्चन की। तो देखो बच्चों, मैंने इसको नाम दे दिया R1, R2, R3 और R4। इसको भी नाम दे दीजिए C1, C2, C3 और C4। ठीक है, ये मेरा प्लेयर A और ये मेरा प्लेयर B। सबसे पहले तो यही देखो कि क्या कोई रो किसी रो को डोमिनेट कर रही है, किसी से बड़ी छोटी कुछ है। सबसे पहले तो वही देख लिया करो। तो बच्चों एक बारी पॉज करके सब बच्चे खुद अपने आप आइडेंटिफाई करो। देखो R3 जो है ग्रेटर देन R1 दिख रहा है आपको क्वेश्चन में? देखो क्यों? क्योंकि R3 कहाँ है? ये रहा। तो आप देखो 4 इज ग्रेटर देन 3, 2 इक्वल टू 2 है, 4 इक्वल टू 4 है, और 0 R3 और R1 ले रही ना, 0 इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये देखो आ रहा है आपके पास। मैंने कहा था इक्वल टू भी आ सकता है, ग्रेटर आ जाए इक्वल टू आ जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारों में बराबर आए। ठीक है, ये सारों में ग्रेटर आए या सारों में इक्वल टू आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक एलिमेंट भी अगर सारे बराबर आ जाते तो आपकी मर्जी, दोनों में से किसी को भी डिलीट कर लो। ठीक है, अब आपको क्या पता चला? R3 ग्रेटर है R1 से। मैंने आपको क्या कहा है? बड़ी रो अपने पास रखनी है बड़ी रो को बचा के रखिए। तो छोटी रो को काटेंगे तो हम किसको काटेंगे? डिलीट R1। तो हम क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे R1 को। ठीक है, R1 को डिलीट किया तो मेरे पास क्या बच गया? देखो R1 को डिलीट किया तो R2, R3 और R4 बच गया, और इधर से C1, C2, C3 और C4। R1 को डिलीट कर दो बेटा तो मेरा बच गया 3 4 2 4 4 2 4 0 0 4 0 8। ठीक है, इतना मैट्रिक्स आ गया। अब देखो कोई रो किसी को एक्सीड कर रही है, या कॉलम देख लो कोई भी, तो आप देखोगे कि C1 इज ग्रेटर देन C3। देखो क्यों? C1 में 3 है और C3 में कॉरेस्पॉन्डिंगली 2 है, 4 इक्वल टू 4 है, 0 इक्वल टू 0 है। देख लीजिए, ठीक है ना, इक्वल टू आ जाए या ग्रेटर आ जाए दोनों ही चलते हैं हमारे। तो आपने क्या देखा कि हमें कॉलम कौन सा रखना होता है अपने पास? छोटा कॉलम। कीप द स्मॉलर कॉलम विद अस, मैंने यही बोला था। तो C3 को बचाएंगे और C1 को डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? डिलीट C1। ठीक है, अब C1 को डिलीट किया तो मेरे पास क्या बच गया? उसको लिख लो। ठीक है, तो मेरे पास बच गया मैट्रिक्स ये 4 2 4 2 4 0 4 0 8। C1 को डिलीट किया, ये C2 आ गया, ये C3 आ गया, ये C4, ये R2, R3 और R4। इतना मैट्रिक्स बच गया। अब भूल जाओ ऊपर का कुछ गिवन था, इतना आ गया। अभी और रिड्यूस करो मैट्रिक्स को, और देखिए कुछ बचा हुआ है मेरे पास। अब मैं देखती हूँ तो कोई नहीं पता चल रहा कौन सी रो किसी से बड़ी है। कभी किसी एलिमेंट पे फंस गए, कभी किसी पे। अब हम अपना रूल 3 लगाते हैं। रूल 1 और 2 का तो हम इस्तेमाल कर चुके। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। देखो बेटा, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन होती है लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, लैम्डा लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, लैम्डा लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। तो मैं लैम्डा की वैल्यू ना आपको याद करा देती हूँ। सबसे आसान, लैम्डा को हाफ ले लिया करो। ठीक है, हाफ से तकरीबन सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व ही हो जाते हैं। आप देखो R1 इज लेस देन द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। ये इसकी प्रैक्टिस 2-4 क्वेश्चन करके हो जाएगी आपको। R1 इज लेस देन द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ R2 एंड R3। इसका क्या मीनिंग है? देखो R1 अगर लेस रह जाए R2 1/2 प्लस R3 1/2।
ठीक है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, लैम्डा की वैल्यू मैंने ले ली 1/2, तो 1/2 ऑफ R2 प्लस 1/2 ऑफ R3। अगर आप लैम्डा को ले लेते 1/3 तो 1 माइनस लैम्डा की वैल्यू डाल देते 2/3। ठीक है, तो जनरली बच्चों आपका जो है ना 1, इससे लैम्डा की वैल्यू हाफ लेने से ही सेटिस्फाई हो जाती है वैल्यू। ठीक है, तो पहले तो इसी को ट्राई कर लिया करो, सबसे आसान तो यही है। कोई भी एक रो बाकी के 2 रोज के एवरेज से जो है बड़ी या छोटी आ जाए, ठीक है, तो आपने देखना है। देखो एट अ टाइम एक ही रो कटती है, ये भी याद रखना है। तो हमें तो बड़ी रो अपने पास रखनी होती है और छोटी रो काटनी होती है, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा रो के ऊपर काम करेंगे तो यहाँ हमेशा लेस का साइन होगा, तभी आपकी डिलीट होगी R1। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि अगर ये R1 ग्रेटर आ जाए R2 प्लस R3/2 से तो आप R2 और R3 दोनों को काट दो, ये नहीं करना, आप एट अ टाइम एक ही रो काटनी है। ठीक है, देखो क्या ये चीज होल्ड कर रही है जो मैंने लिखी है। देखो R1 R2 नाम है इसका, R2 R3 और R4। ठीक है, R4 कर लो इसको, हमने नाम चेंज कर लिया था। देखो R2 के नीचे R2 के एलिमेंट्स लिख लो, 4 2 और 4। R3 के नीचे R3 के एलिमेंट लिखो। R3 क्या है मेरा 2, 2/2 हो गया, प्लस R4 क्या है, इसको बाहर ही ना निकाल ले, इसको 1/2, तो 1/2 आ गया। R3 प्लस R4 क्या है 2 + 4, तो 6/2 आ गया 3। गलत हो रहा है क्या, R3 प्लस R4, मैंने वैल्यू गलत लिख दी है क्या, 4 2 4, बस कॉलम क्या बचा है, 2 4 0 8 बचना था ना, सॉरी C1 लिखना था, R लिख दिया मैंने। C1 इज ग्रेटर देन द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ C2 एंड C3। ये तो होल्ड नहीं किया तो मैंने इसको छोड़ दिया, बेटा ये कर करके देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, C2 एंड C3 करके देखना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है देखने में। ठीक है, देखो जरा, C2 C3 और ये है C4। देखो जरा C2 के नीचे C2 के एलिमेंट्स लिख लो एक बारी, ये है ना मेरा C2 कॉलम, देखो जिसपे मेरी पेंसिल है 4 2 4। अब C3 और C4 के एलिमेंट्स को ऐड करके एवरेज लो, देखो 2 + 4 / 2, तो क्या आ गया 6/2 विच इज 3, ग्रेटर का साइन है। ठीक है, कॉलम के लिए ग्रेटर रखना साइन। ऐसे ही इसको देखो 4 + 0 /2 क्या आ गया 2, तो इक्वल टू आ रहा है तो भी चलेगा, ग्रेटर हो या इक्वल टू मैंने आपको बताया दोनों चलेंगे साइन। नेक्स्ट में देखो 0 + 8/2 = 4। आप देख रहे हो, मुझे क्या पता चला, C2 exceeds the convex combination of C3 and C4। ठीक है, therefore we delete, हमें पता है ना, हमें बड़े वाले अपने पास रखने, कॉलम छोटे वाले अपने पास रखने होते हैं और बड़ा वाला डिलीट करना। तो C2 तो बढ़ गया दोनों के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से, C2 को डिलीट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अगर मैंने C2 को डिलीट किया इसके अंदर से, तो मेरे पास अब ये 4 2 4, देखो ये जो पेंसिल है मेरी यहाँ पर 4 2 4, ये पूरा चला गया और ये पीछे का मैट्रिक्स मेरे पास बच गया। तो जो बच गया उसको उतार लो, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 2 4 4 0 0 8। ठीक है, ये बच गया। अब देख लो कि क्या दोनों में से कोई कॉलम एक दूसरे को एक्सीड कर रहा है, तो उसको काट लो, नहीं कट रहा तो फिर रोज पे काम करेंगे। तो मेरा ये बच गया C3 और ये बच गया C4 और ये है R2 R3 और R4। ठीक है, अब देखो, अब रोज के ऊपर लगा के देखो कि क्या कोई किसी से एक्सीड कर रहा है किसी के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से। तो देखो R2 लेस रह जाती है R3 + R4/2 से। देखें जरा करके देख रही हूँ मैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा होगा तो दूसरा कॉम्बिनेशन ले लूंगी। R2 के नीचे R2 के एलिमेंट्स लिख दो। अब देखो R3 + R4, 4 + 0/2 क्या आ गया 2, तो बराबर आ गया। दूसरा देखो 0 + 8/2 क्या आ गया 4, तो ये भी बराबर आ गया। तो बराबर आ जाए तो भी चलेगा, तो हम क्या कहेंगे R2
इज डोमिनेटेड बाय, अगर छोटा है तो डोमिनेटेड बाय, या लेस देन लिख देना, लेस देन इक्वल टू लिख देना, और लेस देन इक्वल टू, मर्जी आपकी, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो वर्ड लिख दो। द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ R3 एंड R4। ठीक है, तो आपको पता है रो छोटी वाली हमें पसंद नहीं है, हम उसको काट देंगे, ठीक है ना। सो डिलीट R2। याद रखना कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लगा रहे हो तो रो फॉर्मूला बनाते समय रो के लिए लेस देन का साइन है और कॉलम के लिए ग्रेटर का साइन है, ठीक है। और अगर दो रो इंडिपेंडेंटली आप देख रहे हो तो जो छोटी वाली रो हो उसको काट दीजिए और कॉलम बड़े वाला काट दीजिए, ठीक है। तो R2 इज डोमिनेटेड बाय द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ R3 एंड R4, सो वी डिलीट R2। तो अब इसमें से R2 को डिलीट कर दूंगी तो ये देखो जहां मेरी पेंसिल है ये 2 4 वाली कट जाएगी, मेरे पास क्या बचेगा 4008। तो मैं लिख लेती हूँ, मेरे पास क्या बच गया 4008। ये है मेरा R3, ये है R4, ये है C3, ये है C4। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बारी R3 R4 बचा तो C3 C4 ही बचेगा, कुछ भी बच सकता है, ठीक है। अब फिर वही काम करेंगे, 2 by 2 में कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद आप आराम से प्रोबेबिलिटी वाला रूल लगा सकते हैं। तो देखिए पहले मैं प्लेयर ए के लिए सॉल्व कर रही हूँ, x इधर और प्रोबेबिलिटी 1 - x इधर है। फिर हम क्या निकालते हैं EX1 = EX2, यही फॉर्मूला लिखवाया है इसका, निकालिए प्रोबेबिलिटी। देखो 4 × x प्लस 0 × 1 - x, देखो कैसे किया मैंने मल्टीप्लाई, ये देखो पेंसिल मेरी, x × 4 प्लस 0 × 1 - x, ऐसे ही फिर x × 0 1 - x × 8, ठीक है। तो 0x प्लस 1 - x × 8, इसको सॉल्व कर लो, 4x आ जाएगा, इधर 8 - 8x आ गया, सॉल्व किया 12x, x 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, ठीक है, आ गया ये। तो 1 - x क्या आ जाएगा मेरा 1/। तो ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या आ गई, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज फॉर प्लेयर P1 किस प्रोपोर्शन में वो लेगा। देखो R1 कट गया था, R2 कट गया था, R3 की प्रोबेबिलिटी 2/3 आ गई, R4 की 1/3 आ गई, ठीक है। तो ये तो प्लेयर P1 का आ गया। इसके लिए वैल्यू ऑफ द गेम क्या होगी EX1। देखो EX1 का फॉर्मूला कहाँ है मेरा, ये रहा EX1, यही निकला हुआ ना 4x, तो 4x ले लिया। तो 4 × x, x कितना है मेरा 2/3, तो मेरा क्या आ गया 8/3, ठीक है। तो ये तो आ गया P20 का। अब मैं क्वेश्चन को दोबारा उतार लेती हूँ, जितना मेरा सॉल्व करा था मैंने 4008। अब हम फॉर B सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो B को सॉल्व करना तो y और 1 - y प्रोबेबिलिटी ले ली हमने, ठीक है। अब आपको इनका मीनिंग पता है कि y किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये मेरा C3 है, ये C4 है, मतलब ही चूजेज द प्रोबेबिलिटी C3, ही चूजेज द स्ट्रैटेजी C3 विद प्रोबेबिलिटी y एंड C4 विद प्रोबेबिलिटी 1 - y। अब निकालो E1y और E2y। तो देखो 4 × y प्लस 0 × 1 - y, देखो ये इसको y × 1 - y को 4 और 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा करो 0 × y प्लस 8 × 1 - y, इसको भी सॉल्व कर लो बेटा। देखो क्या है आपके पास 4y और इधर से आ गया 8 - 8y, तो आ गया 12y = 8, ठीक है। सॉल्व कर लेती हूँ इसको, तो y आ गया 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 1 - y आ गया 1/3, ठीक है। तो P2 की ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज कैसे लिखेंगे, फर्स्ट लेगा नहीं, सेकंड पे भी 0 आ गया था, C3 और ये आ गई C4, ठीक है बेटा। वैल्यू ऑफ द गेम इसकी भी बराबर ही आएगी, जो ऊपर आती है आप बेशक निकाल के देख लो। वैल्यू ऑफ द गेम E1y आएगी आपके पास, तो E1y कितना है आपके पास, ठीक है 4y, तो 4 × y, ठीक है ना, 4y विच इज 4 × 2/3, तो ये क्या आ गई 8/3, ठीक है। तो दोनों उसने 8/3 रुपए खर्च होने हैं, ये 8/3 रुपीज खो देगा और उसको 8/3 रुपीज का फायदा हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू डू दी क्वेश्चंस ऑफ डोमिनेंस प्रिंसिपल, ठीक है बच्चों। अब मैं आपके लिए एक और नई वीडियो बनाऊंगी बेटा, ये लंबी हो गई है वीडियो, एक नई वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस कराऊंगी, उसमें मैं आपको डोमिनेंस के भी क्वेश्चंस करा दूंगी थोड़े से, और जिसमें कन्वेक्स कॉम्बिनेशन यूज होता है वो भी करा दूंगी, और मैं आपको ना थोड़े से 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मेरे पास हैं इसके
जो मिन मैक्स प्रिंसिपल और मैक्समिन प्रिंसिपल में लैम्डा और म्यू की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता है, ठीक है। वो थोड़े से कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम्स में भी आते हैं। तो अब एक नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगी, पूरा वन शॉट होगा वो, जिसके अंदर ये सारा कॉन्सेप्ट में इकट्ठा कवर कर, ठीक है बच्चों। तो ये वाला लेक्चर मैं यहीं वाइंड अप कर रही हूँ एंड लुक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू बच्चों।